वत्सल मातृभूमि। सर सर सैयद, दो राष्ट्र सिद्धांत, सर सैयद का दो राष्ट्र सिद्धांत, सावरकर की भूमिका, सावरकर को लेकर वामपंथियों के विचार, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का वक्तव्य पाकिस्तान के कलमा राष्ट्र के संबंध में, भारत का विभाजन, न्यायपालिका की भूमिका और वक्फ संशोधन किस प्रकार से इस भारत विभाजन पर चोट करेगा, आज हम इस विश्लेषण में इसको देखेंगे। तो राम राम, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूँ एमआई के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास धन का अभाव है, उनको निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था विशेष रूप से सिविल सर्विस के क्रम में मिलती रहे। इसलिए मेरा चैनल है और इससे पहले मेरी वेबसाइट है, आप उसको देखें, समझें, एनालिसिस करें और उसका अधिक से अधिक बस प्रचार और प्रसार करना। मैं किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता की मांग आपसे यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ। तो अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। और वर्ष 1876 एक व्यक्ति हुए सर सैयद अहमद खान। अब अहमद खान, सैयद अहमद खान ही उनका नाम था, सर उनके नाम के आगे उपाधि के रूप में लगा हुआ है। उपाधि कौन देता है? उपाधि राज्य देता है। राज्य कौन था? ब्रिटिश। किसने दी? सैयद अहमद खान को। यानी कि सैयद अहमद खान उनके कुछ विशेष व्यक्ति होंगे, क्योंकि राज्य अपने किसी विशेष व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जिसने राज्य के लिए कुछ अच्छा करा है या जिसके माध्यम से राज्य कुछ अच्छा कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको उपाधि देता है। तो सर सैयद अहमद खान वर्ष 1876 वक्तव्य आता है दो राष्ट्र सिद्धांत का। उन्होंने रखा था ना दो राष्ट्र का सिद्धांत। उस दो राष्ट्र के सिद्धांत वो ये कहते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। यह वर्ष 1876 की बात है। लेकिन इसका घातक वर्जन, एक और एक्सटेंशन, विस्तार आता है वर्ष 1888 में। और जब सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो भारत की धरती पर एक संघर्ष होगा, वह संघर्ष हिंदू और मुसलमानों के बीच का होगा और जो जीतेगा वही राज करेगा। और स्पष्ट रूप से जब जब संघर्ष हुआ है तो हथियार किसके पास निकले हैं, किसने पलायन करा है, ये आज 19 अप्रैल तक भी हम लोग जानते हैं। तो ये उनके शक्ति नहीं है, ये वास्तव में हमारी कमी है। हम अपनी कमी पर बाद में बात करेंगे। तो वर्ष 1888 आ गया, उन्होंने कह दिया। अब देखते हैं, आज है 19 अप्रैल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हुए हैं और आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में एक वक्तव्य दिया है। वक्तव्य क्या है? वो एक बैठक को संबोधित कर रहे हैं। उस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं और पाकिस्तान के मंत्री भी हैं। और आसिफ मुनीर वहाँ पर ये कह रहे हैं कि कलमा के आधार पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह के पूरे विश्व में दो ही राज्य बने हैं, एक इस्लाम की स्थापना के साथ मक्का मदीना और दूसरा बना है पाकिस्तान। यही बात तो ISIS कह रहा था और पाकिस्तान ISIS से पहले बन चुका है। यानी कि वह सोच जो मिल्लत इस्लाम, वन ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी और पूरे तंत्र को खलीफा के अंदर लाना चाहती है, यही तो ISIS की सोच थी। इस ISIS की सोच पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान बना है, यानी कि ISIS पाकिस्तान के बाद बना है। अर्थात पाकिस्तान का ISIS राष्ट्रों का विभाजन, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, मिल्लत इस्लाम और खलीफा की सोच का अनुसरण करता है, उसका समर्थन करता है। जनरल आसिफ मुनी यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बात बतानी पड़ेगी और आने वाली एक दो जितनी पीढ़ी आएंगी सबको बतानी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक कलमा राज्य है। अब भारत की तरफ आते हैं। दो राष्ट्र सिद्धांत को लेकर कहा गया कि दो राष्ट्र का सिद्धांत सर्वप्रथम सावरकर ने रखा। यह बात वामपंथी कहते हैं। लेकिन जब 1888 का समय था तो सावरकर की जो आयु थी मात्र 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष का बच्चा दो राष्ट्र का सिद्धांत नहीं रख सकता। तो क्या कारण है कि वामपंथी इन इस्लामिक शक्तियों का समर्थन करते हैं? क्योंकि वामपंथ क्या कहता है? नो क्लास नो स्टेट। और इसके आधार पर उनका भी केवल एक उद्देश्य है, भारत का पतन। इस भारत के पतन के लिए उनके पास संख्या बल नहीं है। तो संख्या बल कहाँ से आएगा? इस्लामिक शक्तियों से आएगा। इसलिए इस्लामिक शक्तियों के आधार पर वामपंथ इस्लामीकरण का समर्थन करता है और यह जो समर्थन करता है यह अपने बौद्धिक वर्ग के माध्यम से करता है। इन्होंने जो सबसे बड़ा शस्त्र अपना बनाया है वह शिक्षा को बनाया है। तो अगर कोई एक व्यक्ति इस शैक्षणिक वातावरण में, वामपंथी शैक्षणिक वातावरण में अपना विकास करता है तो उसकी सोच भी वैसी हो जाती है। अब
कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग याद करिए। उसमें क्या था? सरकार उनकी है, तंत्र हमारा है। तंत्र अर्थात कार्यपालिका के लोग, अर्थात अधिकारी जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर वह अधिकारी उस वामपंथी शैक्षणिक वातावरण में पला बड़ा है तो उसकी ठोस, उसकी सोच, उसके विचार ठीक वैसे ही होंगे। हम आज इस विचारों से भारत के न्यायपालिका तंत्र में हिंदू होते हुए लड़ रहे हैं। अधिक कुछ नहीं कहूँगा, संकेत के माध्यम से समझ जाइए, क्योंकि अगले लेक्चर में इसका विस्तारपूर्ण वर्णन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो पाकिस्तान के बनने के दो मूल उद्देश्य थे। एक उद्देश्य धर्म के आधार पर विभाजन, क्योंकि उनका बाद में यह विचार बना कि हम अभी पूरे भारत को एक साथ अपने आधिपत्य में नहीं ले सकते। अगर हमको इस्लामिक राष्ट्र बनाना ही है, भारत को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना ही है, तो खंड खंड करेंगे। तो पहले पूर्व और पश्चिम में अपनी जनसंख्या के आधार पर संघर्ष करते हैं, वहाँ पे दंगे होते हैं और दंगों के आधार पर हिंदुओं का पलायन होता है, और फिर इस्लामिक राष्ट्र अर्थात कलमा के राज्य स्थापित करे जाते हैं। तो भारत जो एक अखंड भारत था, पूर्वी ईरान से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक, वह और सिमटा। उस और समेटने में इस बार हमारे पूर्व पश्चिम में दाएं हाथ और बाएं हाथ पर दो कलमा इस्लामिक राज्य उत्पन्न हो गए। इसका दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य यह था कि भारत पर पूर्णतः भौतिक इस्लामिक अधिग्रहण करना और भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, ताकि मिल्लत इस्लाम, वन ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी और खलीफा शासन स्थापित हो सके। इस पर चोट करता है वक्फ अधिनियम संशोधन 2025। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था कि सारे काम धरातल पर होंगे। धरातल अर्थात धरा, धरा अर्थात भूमि, भूमि चाहिए। भूमि कैसे मिलेगी? जनसंख्या बल तो बढ़ा लिया, भूमि कैसे मिलेगी? तो भूमि के लिए हमको अनैतिक रूप से अधिपत्य करने होंगे। तो इसकी शक्ति कहाँ से आएगी? इसकी शक्ति हमको राज्य देगा। राज्य इसकी शक्ति हमको क्यों देगा? क्योंकि हमारे पास संख्या बल है। तो हम संख्या बल से क्या करेंगे? तो संख्या बल हमको वोट का अधिकार देता है, और जब वोट का अधिकार देगा तो हम पॉलिटिकल पार्टी से, जो पारिवारिक राजनीतिक दल चल रहे हैं जिनका केवल एक उद्देश्य है परिवार की स्थापना और उसको सतत बनाए रखना, हम उनसे डील करेंगे। और जब हम उनसे डील करेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि वोट आपका लेकिन शक्ति हमारी, और शक्ति के अनुसार हम जो काम चाहते हैं वह इच्छा के अनुसार हमारा वह काम हो जाना चाहिए। और वो काम क्या है? तो मैं आपसे फिर कल कह रहा था कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स चली हैं उसमें जनसंख्या प्रतिशत से अधिक लाभ भाईजानों को मिला है, लेकिन वोट कितना मिलता है? शून्य। वह सरकार जो उनको सबसे अधिक आर्थिक लाभ देती है उसको मत कितना मिल रहा है? शून्य। स्पष्ट संदेश है कि तुम मूर्ख हो, तुम गंगा जमनी तहजीब में फंसे रहो, तुम भाईचारे में चारा बनो, हम भाई बन के यहाँ पे शासन करेंगे। हमारा केवल एक उद्देश्य है, मिल्लत इस्लाम, वन ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी, खलीफा शासन। ये बात वर्तमान सरकार समझती है, वर्तमान सरकार के मुखिया समझते हैं, मुखिया प्रधानमंत्री है। संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए संसद के माध्यम से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया, और उसमें क्या क्या? वक्फ वाई यूजर, अर्थात साधारण शब्दों में समझिए, आपके घर में एक मुस्लिम आता है और 5 समय की नमाज पढ़ देता है, तो अब वह उस पर क्लेम करेगा। वक्फ वाई यूजर क्या कहेगा? ये संपत्ति मेरी है। तो हम पूछेंगे तुम्हारी कैसे? बोले ये लो नोटिस, गवर्नमेंट का नोटिस, कलेक्टर के यहाँ से गवर्नमेंट का नोटिस सर्व हो जाएगा आपको उसके माध्यम से। क्योंकि जब वो नोटिस सर्व होगा और आपने उस घर को खाली नहीं करा तो कलेक्ट्रेट से अधिकारी आएंगे और बोलेंगे अब ये घर इनका है। क्यों? क्योंकि 2013 में कांग्रेस सरकार ये संशोधन करके चली गई है, वक्फ वाई यूजर। तो मैंने आपके घर में 5 समय की नमाज पढ़ ली, तो अब मैं संपत्ति पर अपना अधिकार जताऊंगा। 1 महीने का समय मिलेगा आपको कि आप आइए वक्फ ट्रिब्यूनल में क्लेम करिए, अपना केस वहां पे लड़िए। केस तो शरीयत के अनुसार लड़ा जाएगा। तो बोले मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, बोले अधिकारी नहीं है, संशोधन में प्रावधान है। यानी कि भारत की न्यायपालिका जो वर्तमान के 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम को स्ट्राइक डाउन, निरस्त करने के लिए तैयार बैठी है, उस पर स्टे देने के लिए तैयार बैठी है। उसने 2013 से यहाँ पर शरीयत का लॉ चलवा रखा है, और भारत एक संवैधानिक व्यवस्था है। हम जिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कसम खाते हैं दिन रात, ये लोग भी कसम खाते हैं, उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुस्लिमों को यहाँ से चले जाना चाहिए, वह कभी किसी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में अन्य समुदायों के लिए स्थान नहीं है। ये धर्म के आधार पर विभाजन करते हैं,
मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स के बीच का। इसलिए अब इनको अपना देश मिल गया है, इनको वहां चले जाना चाहिए। नहीं मिला, नहीं हुआ कुछ ऐसा। यह वक्फ संशोधन अधिनियम उसी विभाजन पर चोट करता है और इसलिए बहुत तगड़ी चोट लगी है। और फिर वही बात कि आप जिस परिवेश में, जिस वातावरण में पलते और बढ़ते हैं, आपकी सोच वैसी हो जाती है। इसलिए हम न्यायपालिका में संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह इसको बचा लिया जाए। मैं आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह बच जाए। पुनः एक बात, दो राष्ट्र का सिद्धांत भारत पर लागू ना हो। हम भारत का विभाजन नहीं देख सकते। हम कश्मीर से लगभग आउट है। हमने भारत को एकीकृत करा अनुच्छेद 370 हटाकर। लेकिन अगर यह वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसमें न्यायपालिका से संकेत मिलने हैं कि वक्फ वाई यूजर को यथास्थिति बनाकर रखेंगे, तो यानी कि भारत की भूमि का इसी प्रकार से ये लोग छीनते रहेंगे और छीनते छीनते एक दिन पूरे भारत की भूमि इन्हीं भाईजान की हो जाएगी और भारत का फिर से विभाजन होगा। और इस बार हम भागकर हिंद महासागर में नहीं डूबेंगे। जो लोग सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ते हैं और दिन रात पढ़ाते हैं, उनसे पूछिएगा कि उनकी जाति विशेष के लोग बांग्लादेश से कहाँ चले गए, पाकिस्तान से कहाँ चले गए। पूरा एक इस्लामिक राष्ट्र बताइए इस विश्व में जिसमें लोकतंत्र है, जहाँ पे अन्य धर्मों के लिए समायोजन है, जहाँ पे उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में प्रताड़ित, पलायन और धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाता है। सजग रहने की बहुत आवश्यकता है। हम जाति विशेष के आधार पर अगर किसी के पीछे खड़े हो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको कोसने में कसर नहीं छोड़ेंगी और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कलमा सजाकर तैयार कर कर उनको विरासत में देकर जा रहे हैं। मिलता हूं दूसरे अंक में किसी और विषय के साथ आप सबके लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और यदि आप इसको पसंद करते हैं तो इसका अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार करिए। जय राम जी की।